अगर मैं आपसे कहूं कि पानी एक ही समय पर उबल भी सकता है और जम भी सकता है, या फिर यह कि केला एक बेरी है जबकि स्ट्रॉबेरी नहीं, पागलपन लगता है ना? आज हम विज्ञान की ऐसी दुनिया में गोता लगाएंगे जहां तर्क अक्सर शुद्ध आश्चर्य के आगे घुटने टेक देता है। हमने 20 ऐसे वैज्ञानिक तथ्य इकट्ठे किए हैं जो पहली नजर में पूरी तरह मनगढ़ंत लगते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद सामान्य चीजों को देखने का आपका नजरिया काफी बदल सकता है। ब्रह्मांड को हमारे सामान्य ज्ञान के अनुरूप होना जरूरी नहीं है। कई चीजें जिन्हें हम स्पष्ट मानते हैं, असल में वैसे काम नहीं करती जैसा हम सोचते हैं। और विज्ञान ही वह बेहतरीन उपकरण है जिससे हम वास्तविकता के पीछे झांक सकते हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो अपनी सामान्य समझ को एक पहला झटका देने के लिए तैयार हो जाइए। एक रसीले मीठे केले की कल्पना कीजिए, और अब छोटे छोटे दानों से सजी एक सुगंधित स्ट्रॉबेरी। इनमें से कौन सी एक बेरी है? अगर आप भी ज्यादातर लोगों की तरह यकीन से स्ट्रॉबेरी कहते हैं, तो आप गलत हैं। कठोर वनस्पति विज्ञान के दृष्टिकोण से सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। केला एक पूरी तरह से वास्तविक बेरी है और स्ट्रॉबेरी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस भ्रम को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि वैज्ञानिकों के लिए बेरी केवल कोई छोटी और मीठी चीज नहीं होती। यह एक ऐसा फल है जो एक ही फूल के अंडाशय से विकसित होता है, जिसमें रसीला गूदा होता है और जिसके अंदर बीज होते हैं। इसके शास्त्रीय उदाहरण अंगूर या टमाटर हैं। अब केले को देखते हैं। यह इस विवरण से पूरी तरह मेल खाता है। ये एक ही अंडाशय वाले फूल से उगता है। इसमें छिलका, रसीला गूदा और बीज होते हैं। हाँ हाँ, केंद्र में वे छोटे काले बिंदु ही अविकसित बीज होते हैं। तो फिर स्ट्रॉबेरी में क्या गड़बड़ है? ये एक धोखेबाज है। जो रसीला लाल भाग हम खाते हैं, वह वास्तव में एक फैला हुआ पुष्पासन रेसेप्टिकल है, और असली फल उसकी सतह पर मौजूद वे छोटे छोटे दाने हैं। प्रत्येक ऐसा ये दाना एक बीज समाहित करता है। तो भले ही यह विरोधाभासी लगे, केला, तरबूज और खीरा ये सब बेरी है और स्ट्रॉबेरी नहीं। यह रहा विज्ञान का पहला विरोधाभास। बॉटनिकल पैराडॉक्स से हटकर चलिए अब अंतरिक्ष की ओर उड़ चले, हमारे सौरमंडल की पड़ोसी शुक्र ग्रह की दुनिया में। शुक्र एक ऐसी जगह है जहां दिन और साल के हमारे जाने पहचाने कॉन्सेप्ट एकदम पागलों जैसे बर्ताव करते हैं। जरा सोचिए, शुक्र पर एक दिन उसके एक साल से भी ज्यादा लंबा होता है। सुनने में लगता है कि ये कोई गणित की भूल है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आइए इसे समझते हैं। साल वो समय होता है जिसमें कोई ग्रह सूरज के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाता है। शुक्र के लिए इसमें लगभग 225 पृथ्वी दिन लगते हैं, और वही दिन वो समय है जो ग्रह को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में लगता है। और बस यहीं पर सबसे अनोखी बात सामने आती है। शुक्र अपनी धुरी पर अविश्वसनीय रूप से धीमी गति से घूमता है। इतना धीमा कि उसे एक पूरा चक्कर लगाने में पूरे 243 पृथ्वी दिन लग जाते हैं। यानी जब तक शुक्र अपना एक लंबा दिन पूरा करता है, वो सूरज का एक चक्कर लगाकर नया साल शुरू कर चुका होता है। कल्पना कीजिए, आप सोमवार को उठे और जब तक रात को सोने जाइए, तब तक अगला साल लग चुका हो। और इस अजीबोगरीब कहानी को और भी पेचीदा बनाने वाली बात यह है कि शुक्र ज्यादातर दूसरे ग्रहों के मुकाबले उल्टी दिशा में घूमता है। सही मायने में सौरमंडल की एक बागी। आइए समय की इस अद्भुत यात्रा को आगे बढ़ाइए, लेकिन अब जरा अपनी जन्मभूमि पृथ्वी पर लौट आते हैं। आपके हिसाब से पहले कौन आया, शार्क या पेड़? सहज ज्ञान कहता है कि पेड़ तो कुछ मौलिक जमीनी जीवन का आधार रहे होंगे, लेकिन अफसोस हमारा सहज ज्ञान हमें फिर गुमराह करता है। असल में शार्क उनसे कहीं कहीं ज्यादा पुराने हैं। ये समुद्री दुनिया के लाजवाब शिकारी तब से दुनिया के महासागरों में राज कर रहे थे, जब जमीन पर पहला असली पेड़ भी ठीक से पनपा नहीं था। आइए इस विशाल अंतर को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करें। शार्क के सबसे पुराने जीवाश्म 40 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वहीं पेड़, जैसे हम उन्हें आज देखते हैं, मजबूत तनों और विशाल डालियों वाले,
लगभग 5 से 6 करोड़ साल बाद ही दुनिया में आए। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए। जमीन घने जंगलों से नहीं, बल्कि विशाल फर्न और काई से ढकी हुई थी। और उसी दौरान समुद्रों में आधुनिक शार्क के पूर्वज बेखौफ घूम रहे थे, खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर काबिज होकर। उन्होंने कई बड़े पैमाने पर हुए विलुप्तीकरणों का सामना किया है, जिसमें वह प्रलय भी शामिल है जिसने डायनासोर को धरती से मिटा दिया था। तो अगली बार जब आप किसी शार्क को देखें, तो याद रखें, आप सिर्फ एक मछली नहीं, बल्कि एक जीवित जीवाश्म को देख रहे हैं। एक ऐसे प्राणी को जिसका वंश जंगलों, पहाड़ों और यहां तक कि शनि ग्रह के भव्य छल्लों से भी कहीं ज्यादा पुराना है। शार्क की बात हो गई, अब जरा आवाजों की तरफ बढ़ते हैं। आपको इंडियाना जोन्स या काउबॉय वाली फिल्में याद है? कोड़े की वो तीखी, जोरदार आवाज। आपको क्या लगता है, ये आवाज किस चीज से आती है? क्या चमड़ा हवा से टकराता है, या शायद कोड़े का आखिरी सिरा बस यूं ही फट जाता है? असल में बात आपकी सोच से कहीं ज्यादा शानदार और जोरदार है। ये आवाज दरअसल एक छोटा सा सुपरसोनिक धमाका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जब कोई व्यक्ति कोड़े को सही तरीके से घुमाता है, तो उसकी पूरी लंबाई में ऊर्जा का एक लूप बनता है। चूंकि कोड़ा सिरे की ओर पतला होता जाता है, यह लूप और तेजी से आगे बढ़ता है और झटका लगाने की सारी शक्ति एक ही बिंदु पर सिमट जाती है। और ठीक उसी के आखिरी सिरे पर इसकी गति ध्वनि की गति से भी ज्यादा हो जाती है, जो 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर है। और जिस पल कोड़े का ये सिरा ध्वनि अवरोध को तोड़ता है, वो हवा में एक शॉक वेव पैदा करता है। इसी लहर को हम वो मशहूर फट की आवाज के रूप में सुनते हैं। तो जरा सोचिए, जो कोई भी घोड़ा चलाना जानता है, वो असल में एक छोटा सुपरसोनिक लड़ाकू विमान का पायलट है, जो अपने हाथों से एक असली साउंड बूम पैदा कर रहा है। आइए जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं। आपके हिसाब से ज्यादा संख्या किसकी है? हमारी आकाश गंगा के तारों की, या हमारी धरती पर मौजूद पेड़ों की? अनंत अंतरिक्ष की तस्वीरों को देख देख कर बड़ा हुआ हमारा दिमाग तुरंत कह उठता है, जाहिर है तारों की। हम रात के आसमान को देखते हैं और अरबों टिमटिमाते तारों की भीड़ नजर आती है। उन्हें गिनना असंभव सा लगता है, और यह सोचना भी मुश्किल है कि हमारी इस छोटी सी पृथ्वी पर कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसकी संख्या इनसे ज्यादा हो। पर ऐसा है नहीं। जितना अविश्वसनीय यह लगे, हमारी पृथ्वी पर पेड़ों की संख्या उनसे कहीं कहीं ज्यादा है। आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। खगोलविदों के सबसे उदार अनुमानों के अनुसार हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में करीब 400 अरब तारे हैं। यह एक विशाल संख्या है। और अब ध्यान दें, सैटेलाइट तस्वीरों और गणनाओं पर आधारित ताजा आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 3 ट्रिलियन तो पज पेड़ उगते हैं। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1000 अरब, यानी पेड़ों की संख्या तारों से 7-8 गुना ज्यादा है। इसका मतलब है कि हमारी आकाशगंगा के हर एक तारे के लिए पृथ्वी पर लगभग एक पूरा जंगल मौजूद है। तो अंतरिक्ष की इस विशालता के बावजूद हमारी पृथ्वी आश्चर्यजनक रूप से जीवंत और हरी भरी है। आइए अब जरा अपने शरीर के अंदर झांक कर देखें। हम में से हर एक के भीतर एक शक्तिशाली रासायनिक प्रयोगशाला मौजूद है, हमारा पेट। इस प्रयोगशाला का मुख्य अभिकर्मक रीएजेंट है गैस्ट्रिक जूस, या यूं कहे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम इसे अक्सर सिर्फ भोजन पचाने वाला एक साधारण पदार्थ समझते हैं, पर इसकी असली ताकत क्या है? इसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि पेट का एसिड एक धातु के रेजर ब्लेड को पूरी तरह से घोल सकता है। जी हां, आपने सही सुना, स्टील को घोल सकता है। बेशक इसमें 5 मिनट नहीं बल्कि कई घंटे लगेंगे, लेकिन यह तथ्य अपने आप में हैरान कर देने वाला है। हमारे पेट में एसिडिटी इतनी ज्यादा होती है कि पीएच स्केल पर यह 1 और 2 के बीच होती है। यह किसी बैटरी के एसिड के स्तर के बराबर है। तो यहां एक वाजिब सवाल उठता है, आखिर यह तेज एग्रेसिव द्रव हमारे अपने पेट को क्यों नहीं गला देता? प्रकृति ने सब कुछ सोच समझकर बनाया है। पेट की दीवारें एक खास तरह की गाढ़ी म्यूकस श्लेष्मा की परत से ढकी होती है, जो लगातार बनती रहती है। यह म्यूकस एक अभेद्य ढाल की तरह काम करती है,
जो नाजुक ऊतकों को आत्मविनाश से बचाती है। तो आपके भीतर एक असली रासायनिक रिएक्टर खदबदा रहा है, जो धातु को भी निपटा सकता है। और हाँ, कृपया इसे घर पर आजमाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए, अब अंतरिक्ष और रसायन विज्ञान की दुनिया से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलकर एक छोटे और मजेदार इंटरैक्टिव प्रयोग की ओर बढ़ते हैं। आप इसे अपनी जगह पर बैठे-बैठे अभी तुरंत कर सकते हैं। तैयार है? अपनी उंगलियों से अपनी नाक बंद कर लीजिए। हाँ, एकदम कसकर, ताकि हवा बिल्कुल अंदर बाहर न हो सके। और अब एक लंबी, खींचकर मम 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 जैसी आवाज निकालने की कोशिश कीजिए। सिर्फ मक्षर बोलने की तरह नहीं, बल्कि एक लंबी गुनगुनाने वाली ध्वनि। क्या नहीं हो पा रहा है? आपको महसूस होगा कि हवा अंदर कहीं अटक रही है, दबाव बढ़ रहा है, लेकिन आवाज बिल्कुल बाहर नहीं आ रही है। यह कोई जादू या आपके शरीर की कोई खासियत नहीं है। ऐसा करना शारीरिक रूप से किसी के लिए भी असंभव है। इसकी वजह ध्वनि विज्ञान, अकॉस्टिक्स और हमारे शरीर की बनावट से जुड़ी है। मक्की आवाज एक नासिकीय व्यंजन है। इसका मतलब है कि इस आवाज को निकालने के लिए जो हवा हमारे स्वर रज्जु वोकल कॉर्ड्स पर कंपन करती है, उसे नाक से ही बाहर निकलना जरूरी है। इस दौरान हमारा मुंह पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद रहता है। नाक बंद करने पर आप हवा के इस एकमात्र मार्ग को रोक देते हैं। हवा को कहीं और जाने की जगह नहीं मिलती और इसी वजह से ध्वनि बन ही नहीं पाती। यह हमारी वाक् शक्ति की संरचना का एक कितना आसान और सटीक उदाहरण है। आइए एक बार फिर अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालें, खासकर ग्रह पर मौजूद सबसे प्रसिद्ध मानव निर्मित संरचनाओं में से एक पर। हम बात कर रहे हैं पेरिस में स्थित एफिल टावर की। हम जानते हैं कि यह धातु से बनी एक विशाल संरचना है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर गौर करते हैं कि लोहे की यह विशालकाय लेडी लगातार सांस लेती है, यानी मौसम के हिसाब से अपनी ऊंचाई बदलती रहती है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, पर गर्मियों में एफिल टावर ऊंचा हो जाता है और यह सिर्फ कुछ मिलीमीटर नहीं, बल्कि पूरे 15 सेंटीमीटर तक बढ़ता है। यह बदलाव कहां से आता है और यह कैसे संभव है? इसका कारण एक सामान्य भौतिक घटना है, जिसे थर्मल एक्सपेंशन या ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। जब धातु गर्म होती है, तो उसके परमाणु तेजी से हिलने लगते हैं और ज्यादा जगह घेरते हैं। परिणामस्वरूप पूरी वस्तु का आकार थोड़ा बढ़ जाता है। एफिल टावर हजारों टन लोहे से बना है। गर्मी के तपते दिनों में पेरिस का सूरज इसकी धातु की संरचना को खूब गर्म कर देता है और यह गर्मी इतनी काफी होती है कि 300 मीटर की यह पूरी संरचना 15 सेंटीमीटर तक ऊपर की ओर फैल जाती है। सर्दियों में जब धातु ठंडी होकर सिकुड़ती है, तो टावर फिर से अपनी सामान्य ऊंचाई पर लौट आता है। तो अगर आप एफिल टावर का सबसे ऊंचा रूप देखना चाहते हैं, तो जुलाई में पेरिस आइए। एक बार फिर केले की बात करते हैं, मगर इस बार आनुवंशिकी के नजरिए से। एक ऐसा तथ्य जानने के लिए तैयार हो जाइए जो शायद हमारे मानवीय गौरव को थोड़ा अजीब लग सकता है। आप बुद्धिमान मनुष्य, सृष्टि की सर्वोच्च रचना, एक आम केले के साथ अविश्वसनीय रूप से बहुत कुछ साझा करते हैं। ये बेशक दिखने की बात नहीं है, बल्कि हमारे डीएनए की है। वैज्ञानिकों ने जब इंसान और कई अन्य जीवों के जीनोम का अध्ययन किया, तो एक अविश्वसनीय बात का खुलासा हुआ। हमारे लगभग 60% जीन केले के जीनोम में भी अपने समान मिलते हैं। जी हाँ, आधे से ज्यादा जेनेटिक कोड जो हमें इंसान बनाता है, वही कोड केले को केला बनाता है। ये सब आखिर कैसे मुमकिन है? असल बात यह है कि पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी एक सामान्य पूर्वज से विकसित हुए हैं। इसीलिए हमारे पास बुनियादी जीन बचे हुए हैं, जो मौलिक कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है, जैसे सांस लेना, कोशिका विभाजन और ऊर्जा का प्रसंस्करण। ये प्रक्रियाएं इंसान और केले के पेड़ दोनों के लिए समान है। बेशक बचे हुए चालत 60 जीन ही हमें इतना अलग बनाते हैं, लेकिन ये तथ्य कि हम सुपरमार्केट में मिलने वाले इस पीले फल के साथ आनुवंशिक रूप से रिश्तेदार हैं, सच में दिमाग हिला देने वाला है। पृथ्वी को छोड़कर आइए सौरमंडल के सबसे सुदूर ग्रहों की यात्रा करें।
बर्फीले विशालकाय यूरेनस और नेपच्यून की ओर। वहां का मौसम बेहद विषम है। तूफानी हवाएं चलती हैं और कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन सबसे असाधारण वर्षा उनकी वायुमंडल की गहराइयों में होती है। वहां असली शुद्धतम हीरो की बारिश होती है। ये कोई वैज्ञानिक कल्पना नहीं है, बल्कि एक सुस्थापित सिद्धांत है, जिसकी पुष्टि प्रयोगशाला प्रयोगों से भी हुई है। इन ग्रहों का वायुमंडल मीथेन से भरपूर है। मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। बहुत गहराई में ग्रह के कोर के करीब दबाव अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाता है। ये पृथ्वी के मुकाबले लाखों गुना अधिक होता है और तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसी चरम स्थितियों में मीथेन के अणु सचमुच टूटकर बिखर जाते हैं। मुक्त हुए कार्बन परमाणु एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। विशाल दबाव में वे संकुचित होकर क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं और ठोस हीरे का रूप ले लेते हैं। आसपास की गैसीय वातावरण से भारी होने के कारण ये हीरे धीरे धीरे ग्रह की गहराइयों में बरसते हुए उतर जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बारिश की बूंदें या ओले गिरते हैं। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि अरबों वर्षों में इन ग्रहों पर तरल कार्बन का एक विशाल महासागर बन गया होगा, जिस पर पहाड़ के आकार के हीरे के हिमखंड तैरते रहते हैं। आइए पानी के भीतर गोता लगाए और समुद्र के सबसे अद्भुत जीवों में से एक ऑक्टोपस से करीब से मिले। ये सेफेलोपोड मोलस्क किसी और दुनिया से आए एलियंस जैसे लगते हैं और उनकी शारीरिक रचना भी इस बात को साबित करती है। शुरुआत दिल से करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि एक दिल होना ही सबका नियम है, तो ऑक्टोपस आपको चौंका देगा। उसके पास पूरे 3 दिल होते हैं। इतने सारे दिल क्यों? सब कुछ तार्किक है। 2 दिल जो किनारों पर होते हैं, वे गलफड़ों से खून पंप करने का काम करते हैं। ये खून को ऑक्सीजन से भर देते हैं। और तीसरा, जो बीच में होता है और सबसे शक्तिशाली होता है, वह इस ऑक्सीजन युक्त खून को पूरे शरीर में दौड़ाता है, अंगों और मांसपेशियों को पोषण देता है। दिलचस्प बात यह है कि जब ऑक्टोपस तैरता है, तो ये केंद्रीय दिल धड़कना बंद कर देता है ताकि ऊर्जा बचाई जा सके। शायद यही वजह है कि वे लंबी दूरी तक तैरने के बजाय तल पर रेंगना पसंद करते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ऑक्टोपस का खून हमारी तरह लाल नहीं, बल्कि नीला होता है। लोहे पर आधारित हीमोग्लोबिन के बजाय उनके खून में हीमोसाइनिन होता है, जो तांबे पर आधारित एक प्रोटीन है। यह तांबा ही है जो उनके खून को यह अनोखा नीला रंग देता है। तो अगली बार जब आप किसी ऑक्टोपस को देखें, याद रखिए, आपके सामने नीले खून और 3 दिलों वाला एक सच्चा रईस है। अब आइए जीवित प्राणियों से हटकर मृत तारों की ओर रुख करें, या यूं कहें कि उनके पीछे छोटे अवशेषों की बात करें। कल्पना कीजिए सबसे सघन, सबसे भारी पदार्थ की, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। क्या वह सीसा, लेडोस होगा, या सोना, गोल्ड? न्यूट्रॉन तारे के पदार्थ के मुकाबले ये सब बस रुई के गोले जैसे हैं। न्यूट्रॉन तारा एक विशाल तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचा हुआ अत्यंत सघन अवशेष होता है। यह आकार में बहुत छोटा होता है, एक छोटे शहर जितना, लेकिन इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से भी ज्यादा हो सकता है। वहां घनत्व, डेंसिटी ऐसे अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच जाता है कि हमारा दिमाग उसे समझ ही नहीं पाता। इसे समझने के लिए आइए एक मानसिक प्रयोग करते हैं। एक साधारण चाय का चम्मच लें और उससे न्यूट्रॉन तारे की सतह से थोड़ी सी सामग्री, पदार्थ लें। अब वापस पृथ्वी पर आते हैं और इस चम्मच को तराजू पर रखते हैं। आपके हिसाब से इसका वजन कितना होगा? 1 किलोग्राम, 1 टन, 1 मिलियन टन? जवाब चौंकाने वाला है। इस पदार्थ का मात्र एक चाय का चम्मच लगभग 6 अरब टन वजनी होगा। यह पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के कुल वजन से भी ज्यादा है। पूरी मानव सभ्यता, सभी 8 अरब लोग मिलकर न्यूट्रॉन तारे के उस नन्हे से पदार्थ से कम वजन के हैं, जो एक चाय के चम्मच में समा जाता है। यही है असली घनत्व। आज आइए हम समय और इतिहास को देखने के अपने तरीके को थोड़ा परखें। एक तरफ है रानी क्लियोपेट्रा, मिस्र की अंतिम शासका, जो प्राचीन दुनिया का प्रतीक थी, और दूसरी तरफ है पहला आईफोन, वह गैजेट
जिसने आधुनिक दुनिया को बदल दिया। आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सी घटना गीजा के महान पिरामिडों के निर्माण के ज्यादा करीब है? यह तो साफ जाहिर लगता है ना? क्लियोपेट्रा, मिस्र, फिरौन, पिरामिड, ये सब एक ही प्राचीन काल के लगते हैं। और आईफोन तो हमारे जमाने की चीज है। लेकिन अगर हम तारीखों पर गौर करें तो हमें एक बड़ा झटका लगने वाला है। महान पिरामिडों का निर्माण लगभग 1460 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियोपेट्रा बहुत बहुत बाद में रही और राज किया। उनकी मृत्यु 30 ईसा पूर्व में हुई थी। जरा हिसाब लगाइए, पिरामिडों के निर्माण और क्लियोपेट्रा के जीवन के बीच 2500 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका था। और अब आईफोन तक की दूरी गिनते हैं। पहला आईफोन 2007 में पेश किया गया था। क्लियोपेट्रा की मृत्यु से लेकर इस पल तक 2036 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि क्लियोपेट्रा, जिन्हें हम घोर प्राचीनता से जोड़ते हैं, अपने कथित पूर्वजों द्वारा निर्मित महान पिरामिडों की तुलना में स्मार्टफोन के लॉन्च के समय से ज्यादा करीब थी। हमारी ऐतिहासिक सहज समझ पूरी तरह से धरी की धरी रह जाती है। आइए एक बार फिर अपने अंदर झांकते हैं। आप कौन हैं? आप किस चीज से बने हैं? शायद आप कहेंगे कोशिकाओं, सेल्स, अंगों और ऊतकों, टिश्यूज से, इंसानी डीएनए से। और आप सही भी होंगे, पर यह पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आपके शरीर का एक बड़ा हिस्सा ऐसे जीवित जीवों से बना है जो पूरी तरह से आप नहीं है। हम अरबों की संख्या में मौजूद उन सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया, आर्किया और फंगस, जो आपकी त्वचा पर और खासकर आपकी आंतों में रहते हैं। इन सभी को मिलाकर माइक्रोबायोम कहा जाता है। और अब एक हैरान कर देने वाला सच सुनिए। अगर आप अपने शरीर की सभी कोशिकाओं की गिनती करें तो पता चलेगा कि मानवीय कोशिकाओं के मुकाबले बैक्टीरिया की कोशिकाएं लगभग 10 गुना ज्यादा हैं। जरा सोचिए, आपकी डीएनए वाली हर एक कोशिका के लिए 10 किराएदार बैक्टीरिया मौजूद हैं। वजन के हिसाब से ये लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होते हैं, लगभग उतना ही जितना आपका दिमाग। लेकिन हमारे जीवन पर इनका असर बहुत गहरा है। ये हमें भोजन पचाने में मदद करते हैं, विटामिन बनाते हैं, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। और तो और, हालिया शोध बताते हैं कि ये हमारे मूड और व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। तो आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक चलती फिरती पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम है। इंसान और अरबों सूक्ष्म सहयोगियों, माइक्रोस्कोपिक एलायस का एक जटिल सहजीवन, सिम्बायोसिस है। अब एक ऐसा तथ्य जो हमारे स्कूल में सिखाए गए थर्मोडायनामिक्स के सभी नियमों को चुनौती देता प्रतीत होता है। कौन सा पानी तेजी से जमेगा, गर्म पानी का गिलास या ठंडे पानी का? जवाब सीधा सा लगता है, जाहिर है ठंडा पानी। आखिर उसे 0 डिग्री तक ठंडा होने में कम समय लगेगा, है ना? यह तार्किक लगता है, बिल्कुल। लेकिन जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, यह हमेशा सही नहीं होता। कुछ खास परिस्थितियों में गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में काफी तेजी से जम सकता है। यह विरोधाभासी घटना मपेम्बा प्रभाव, एम्पेम्बा इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। इसका नाम तंजानिया के एक स्कूली छात्र के नाम पर रखा गया है, जिसने पहली बार वैज्ञानिकों का ध्यान इस पर खींचा था। इस घटना का कोई एक सटीक और सर्वमान्य स्पष्टीकरण अभी तक नहीं मिला है, लेकिन कुछ मान्य परिकल्पनाएं मौजूद हैं। पहला, गर्म पानी तेजी से वाष्पित होता है, जिससे उसकी मात्रा कम हो जाती है और पानी की कम मात्रा तेजी से जमती है। दूसरा, गर्म पानी में घुली हुई गैसें कम होती है, जो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा कर सकती है। तीसरा सिद्धांत कहता है कि गर्म पानी में विशेष संवहन धाराएं, कन्वेक्शन करंट्स बनती है, जो गर्मी के आदान प्रदान, हीट एक्सचेंज को तेज करती है। संभव है कि ये सभी कारक मिलकर काम करते हों, लेकिन तथ्य तो तथ्य ही रहता है। हमारी सहज समझ के विपरीत खौलता हुआ पानी कभी कभी ठंडे पानी से भी जल्दी बर्फ में बदल सकता है। आइए भौतिकी के विरोधाभासों से हटकर फूलों की बात करते हैं। हमारे बचपन से परिचित आम सूरजमुखी, चमकीले पीले, हमेशा सूरज की ओर मुख किए हुए।
इससे सरल और सकारात्मक भला और क्या हो सकता है। लेकिन इन धूप से भरे पौधों में एक छिपी हुई महाशक्ति है जो इन्हें पर्यावरण का सच्चा नायक बनाती है। सूरजमुखी मिट्टी को रेडियोधर्मी प्रदूषण से साफ करने में सक्षम है। इस प्रक्रिया को फाइटोरेमिडिएशन कहा जाता है। सूरजमुखी की जड़ प्रणाली एक अविश्वसनीय रूप से कुशल पंप की तरह काम करती है। यह पौधा मिट्टी से न केवल पानी और पोषक तत्व सोखता है, बल्कि खतरनाक भारी धातुएं और रेडियोधर्मी तत्व भी, जैसे कि सीजियम 133 और स्ट्रोंटियम 90, ये हानिकारक पदार्थ पौधे के तनों और पत्तियों में जमा हो जाते हैं। इसके बाद सूरजमुखी को सुरक्षित रूप से काटकर निपटाया जा सकता है, जिससे वास्तव में जमीन से विकिरण रेडिएशन हट जाता है। उनकी इस क्षमता का सक्रिय रूप से उपयोग चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी परमाणु आपदाओं के बाद क्षेत्रों को साफ करने के लिए किया गया। वहां सूरजमुखी के पूरे खेत लगाए गए थे, जो छोटे सैनिकों की तरह अदृश्य खतरे को सोख लेते थे। तो यह साधारण और खुशमिजाज सूरजमुखी केवल बीज और तेल का ही स्रोत नहीं है, बल्कि ग्रह पर सबसे खतरनाक प्रदूषकों में से कुछ से लड़ने का एक शक्तिशाली प्राकृतिक साधन भी है। आइए बात करते हैं सबसे बड़ी चीज के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में। इसका केंद्र कहाँ है? सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ? हम अक्सर बिग बैंग को एक खाली जगह में बम के धमाके जैसा सोचते हैं, एक ऐसा बिंदु जहां से सब कुछ अलग अलग दिशाओं में फैल गया। तो यही बिंदु केंद्र है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तथ्य दिमाग में बिठाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे पूरे जीवन के अनुभव के विपरीत है। इसे समझने के लिए हमें कल्पना करनी होगी कि खुद अंतरिक्ष कोई खाली बर्तन नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो फैल सकता है। एक फूलते हुए गुब्बारे की सतह की कल्पना करें। उस पर कुछ बिंदु आकाश गंगाएं बनाइए। जब आप गुब्बारे को फुलाते हैं, तो उसकी सतह फैलती है और सभी बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। अब किसी भी एक बिंदु को चुनें और उससे बाकी बिंदुओं को देखें। आपको लगेगा कि आप ही केंद्र में हैं और बाकी सब आपसे दूर भाग रहे हैं। लेकिन किसी और बिंदु से देखने वाले को भी ठीक वैसा ही दिखेगा। गुब्बारे की सतह पर कोई केंद्रीय बिंदु नहीं है। हमारी ब्रह्मांड के साथ भी ऐसा ही है। अंतरिक्ष समय का कैनवास खुद फैल रहा है। इसलिए आप कहीं भी हों, आपको लगेगा कि आप केंद्र में हैं और सभी आकाशगंगाएं आपसे दूर जा रही हैं। केंद्र कहीं भी नहीं है और साथ ही वह हर जगह है। ब्रह्मांड के विशाल पैमाने से थोड़ा नीचे आते हैं, कुछ ज्यादा जमीनी चीजों की बात करते हैं, जैसे कि शराब। कल्पना कीजिए, अगर पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बार होता, तो उसमें कितनी शराब होती? जवाब आपको चौंका सकता है, क्योंकि यह बार धरती पर नहीं है। यह हमारी आकाशगंगा के दिल में, धनु राशि के तारामंडल में मौजूद है। खगोलविदों ने वहां एक विशालकाय अंतरतारकीय बादल खोजा है, जिसे सैगिटेरियस B2 के नाम से जाना जाता है। और यह बादल ज्यादातर बना है एथिल अल्कोहल का। जी हां, वही अल्कोहल जो बियर, वाइन और वोदका में होता है। बेशक यह वहां तरल रूप में नहीं, बल्कि आणविक गैस के रूप में है, लेकिन इसकी मात्रा सचमुच चौंकाने वाली है। इस अल्कोहलिक बादल का व्यास हमारी पूरी सौरमंडल के व्यास से 1000 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक वहां इतना अल्कोहल है जिसे लगभग 1 खरब खरब पाइंट बियर भरी जा सकती है। यह मात्रा इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी पर हर व्यक्ति 1 अरब साल तक हर दिन 3 लाख पाइंट बियर पी सकता है। दुर्भाग्यवश यह बादल हमसे 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है, तो अब भी अंतरिक्ष में पार्टी करना संभव नहीं है। अब आइए ब्रह्मांड की सबसे जटिल और रहस्यमयी संरचना के बारे में बात करते हैं, जो आपके कानों के ठीक बीच में, यानी आपके मस्तिष्क में स्थित है। यह सिर्फ सोचने भर का साधन नहीं है, बल्कि एक वास्तविक जैविक पावर हाउस भी है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं या अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, तब भी आपका मस्तिष्क लगातार बिजली पैदा कर रहा है। आपके सिर में मौजूद अरबों न्यूरॉन्स छोटे छोटे विद्युत आवेगों की मदद से आपस में संवाद करते हैं
और यद्यपि हर एक आवेग का वोल्टेज बहुत कम होता है, फिर भी उनकी कुल शक्ति काफी प्रभावशाली होती है। जागृत अवस्था में आपका मस्तिष्क 10 से 23 वाट तक बिजली पैदा करता है। असल में इसका क्या मतलब है? ये शक्ति इतनी पर्याप्त है कि एक छोटी एलईडी बल्ब को जला सके। जरा कल्पना कीजिए, आपकी अपनी सोच, आपकी चेतना एक ऐसी विद्युत प्रक्रिया है जो दृश्य प्रकाश उत्पन्न कर सकती है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि आपके दिमाग में एक शानदार विचार आया है, तो आप इसे लगभग शाब्दिक अर्थ में ले सकते हैं। आप एक चलते फिरते पावर हाउस है जो विचारों की शक्ति से चलता है। और हमारी सूची के अंत में अब बात करते हैं सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की। यह गैसीय दानव अपने अविश्वसनीय तूफानों के लिए जाना जाता है, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जो बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा खास है। यह है मशहूर बड़ा लाल धब्बा। तो आखिर ये क्या है? यह सिर्फ एक धब्बा नहीं है, बल्कि यह एक विशालकाय चक्रवाती तूफान है जो बृहस्पति के वायुमंडल में लगातार चल रहा है। और जब मैं इसे विशालकाय कहता हूं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस तूफान का व्यास इतना विशाल है कि इसमें हमारी पूरी पृथ्वी समा सकती है, और सिर्फ एक नहीं, बल्कि शायद 2 या 3 पृथ्वी भी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात है इसकी लंबी आयु। खगोलविद इस तूफान को 350 से भी ज्यादा सालों से देख रहे हैं, यानी तब से जब से पहली दूरबीन का आविष्कार हुआ था। और यह शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे तूफान की जो हमारी पूरी पृथ्वी से बड़ा है और सदियों से चला आ रहा है। इस बवंडर के अंदर हवा की गति 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। यह उन सभी तूफानों में सबसे शक्तिशाली और सबसे लंबे समय तक चलने वाला है जिनके बारे में हम जानते हैं। वाकई ये पूरे एक ग्रह के आकार का एक शाश्वत तूफान है। तो आखिर ये सारे तथ्य हमें क्या बताते हैं? क्लियोपेट्रा, पिरामिड और आईफोन से जुड़ा तथ्य सिर्फ एक मजेदार जानकारी भर नहीं है। ये समय को लेकर हमारी सहज धारणा को तोड़ता है और दिखाता है कि पिछली कुछ सदियों में इतिहास कितनी तेजी से सिमट गया है। न्यूट्रॉन तारे से जुड़ा तथ्य हमें पदार्थ और वजन की हमारी मूल अवधारणा पर ही सवाल उठाने पर मजबूर करता है। और जब हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर की ज्यादातर कोशिकाएं सूक्ष्म जीव हैं, तो ये बात इंसान होने की हमारी धारणा को पूरी तरह से उलट देती है। विज्ञान नीरस नियमों की कोई किताब नहीं है। यह तो वास्तविकता के सबसे अजीब और अद्भुत कोनों तक पहुंचने की एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। और सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि यह वास्तविकता मौजूद है, भले ही हम इस पर विश्वास करें या न करें। यह बस है अपनी सारी बेतुकी और खूबसूरत जटिलता के साथ। हमने 20 ऐसे तथ्यों पर गौर किया जो सामान्य ज्ञान को चुनौती देते हैं। हमें उम्मीद है कि इन्हें जानने में आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना हमें इन्हें जुटाने में आया। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला है और आपका दिमाग थोड़ा उबल गया है, तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नए और हैरत अंगेज आविष्कारों से न चूकें। हमारे इस लिस्ट में से आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला तथ्य कौन सा था? या शायद आप कोई और ऐसा वैज्ञानिक तथ्य जानते हैं जो सुनने में किसी कल्पना जैसा लगे? इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।